न्यूरो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्व पौराणिक, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी, मेडिकल कॉलेज इंदौर। आज शारीरिक जांच, फिजिकल एग्जामिनेशन, खासकर से न्यूरोलॉजी के संदर्भ में चर्चा करूंगा। जब हम मरीज से चर्चा करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, तो दो प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है मरीज से बातचीत, जिसको हिस्ट्री कहते हैं, और हिस्ट्री के अंदर मरीज से सिम्टम्स के बारे में सुनते हैं। सिम्टम्स यानी लक्षण, मरीज को क्या लक्षण थे। और उसके बाद दूसरी अवस्था आती है जिसमें हम मरीज के शरीर को छू कर, टटोल कर जांच करते हैं, और उस जो खराबियां निकलती हैं अगर कोई, तो उन्हें साइंस बोलते हैं, SIGN। तो सिम्टम और साइन। सिम्टम वो थे जो मरीज ने अपने लक्षणों के रूप में डॉक्टर को इतिहास के रूप में बताए, और साइंस वो होते हैं चिन्ह जो एक डॉक्टर मरीज के शरीर को छू कर, टटोल कर, परीक्षण करके, फिजिकल एग्जामिनेशन करके पता लगाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक जांच क्यों जरूरी है? हमेशा तो नहीं। कई बार ऐसा होता है कि केवल इतिहास सुन के, केवल बातचीत सुन के, मरीजों को लक्षण सुन के, बिना परीक्षण के, बिना शरीर को हाथ लगाए एक डॉक्टर फैसला कर लेता है कि मेरे मरीज को क्या रोग है। ऐसा कई बार साइकियाट्री में ज़्यादा होता है, मनोरोग विभाग में ज़्यादा होता है। मरीज के रिश्तेदार और मरीज आते हैं, अपने साइकियाट्रिस्ट या मनोरोग विशेषज्ञ को बताते हैं कि मेरे को ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे थॉट आते हैं, ऐसे विचार आते हैं, ऐसा स्वभाव हो गया है। और उन सारे वर्णन को सुनकर वो जो साइकियाट्रिस्ट है, मनोरोग विशेषज्ञ है, वो बीमारी का डायग्नोसिस बना लेता है कि इस बंदे को डिप्रेशन है या मानसिक विक्षिप्तता है। और प्रायः उन लोगों को ज़रूरत नहीं होती कि वो मरीज को बोलें कि चलो वहाँ लेटो, मैं तुम्हारा जाँच करूँगा। करते हैं, मगर उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक जाँच की ज़रूरत होती है। ये सही है कि न्यूरोलॉजी के अंदर ज़्यादातर मामलों में मरीज का हिस्ट्री सुन के जो डायग्नोसिस बन गया वो प्रायः सही होता है, लगभग 90% मामलों में। लेकिन फिर भी 10% मामले ऐसे होते हैं जहां जांच करने के बाद डॉक्टर कहता अरे नहीं, हिस्ट्री सुन के तो मैंने सोचा था कि ये बीमारी होना चाहिए, लेकिन अब मैंने मरीज को लेटाकर उसकी जाँच करके देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि ये नहीं, ये दूसरी बीमारी है। कभी कभी डायग्नोसिस चेंज हो जाता है, बदल जाता है निदान मरीज का। इसलिए शारीरिक जांच, फिजिकल एग्जामिनेशन जरूरी है। कभी कभी फिजिकल एग्जामिनेशन इसलिए भी जरूरी होता है कि ठीक है, आपने जो डायग्नोसिस हिस्ट्री के आधार पे सुन के बनाया था वो तो अपनी जगह सही निकला जांच करने के बाद भी, लेकिन शारीरिक जांच करने में कुछ चीज़ें अतिरिक्त मालूम पड़ गई। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इसको तो एनीमिया भी है, खून की कमी भी है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इसको तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हम केवल हिस्ट्री से पता नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें शरीर को देखना ही पड़ेगा, छूना ही पड़ेगा, टटोलना ही पड़ेगा। और फिर तीसरा, चौथा कारण होता है शरीर की जाँच करने का, और वो है भावनात्मक संबंध मरीज के साथ। मरीज को संतोष नहीं होता, डॉक्टर साहब ने तो मेरे को छुआ भी नहीं। ये छूना, ये टच एक रैपो बनाता है, एक रिश्ता बनाता है, एक विश्वास का रिश्ता बनाता है। इसलिए मरीज के रिश्ते के लिए, मरीज के संतोष के लिए, और डॉक्टर और मरीज के बीच में तादाद में स्थापित करने के लिए भी शारीरिक जांच जरूरी होती है। उससे मानसिक संतोष दोनों पक्षों को मिलता है, मरीज को भी और डॉक्टर को भी। इसलिए शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन जरूरी है। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में मरीज के नर्वस सिस्टम की शारीरिक जांच करता हूं, तंत्रिका तंत्र की जांच करता हूं, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं उस मरीज के बाकी सिस्टम की उपेक्षा करूं। मुझे अन्य तंत्रों की भी जांच करना पड़ती है, और सबसे पहले मैं जनरल एग्जामिनेशन करता हूं, सामान्य एग्जामिनेशन करता हूं। जैसे ही मरीज आता है, हमारा शारीरिक परीक्षण तो वहीं चालू हो जाता है। जब वो दरवाजे में प्रवेश करता है, हम उसका चेहरा देखते हैं, उसकी चाल ढाल देखते हैं, उसका कद काठी देखते हैं, उसके शरीर का बलिष्ठपन देखते हैं, कमजोरी देखते हैं, दुबलापन देखते हैं, क्षीण काय है, क्रश काय है, कैसा शरीर। वहीं से हमारी जांच चालू हो जाती है। मरीज हमसे बात करता है, उसकी आवाज़ कैसी है, उसकी ध्वनि कैसी है, उसका टोन कैसा है, वहीं हमारी जांच चालू हो जाती है। न्यूरोलॉजी में तो मजाक में कहते हैं कि जांच तो मरीज के दरवाजे में प्रवेश करने के पहले ही हो जाती है। हमारे कुछ मरीज न्यूरोलॉजी के
लंगड़ा कर चलते हैं, लड़खड़ा कर चलते हैं, तो उनके कदमों की आहट से ही हम जान जाते हैं कि उन्हें क्या बीमारी होगी। अंदर होने के पहले ही हमारी जांच शुरू हो जाती है। खैर, जब मरीज हमारे पास आता है, हम उसे बिठाते हैं और उसका एक जनरल परीक्षण करते हैं, जिसमें हम आँखों को देखते हैं, कंजंक्टिवा को देखते हैं, आँखों की पलकों को देखते हैं, चेहरे को देखते हैं, जीभ देखते हैं, दांत, गला, गर्दन की लिम्फ नोड्स, नाखून और नाड़ी देखते हैं। नाड़ी के अंदर हम उसके हृदय की गति और नाड़ी का वॉल्यूम और नाड़ी की दीवार की तनाव कैसा है यह देखते हैं। ब्लड प्रेशर नापते हैं, हाथ पर पट्टा बांध के पूरे शरीर की चमड़ी देखते हैं, शरीर देखते हैं, कपड़ों को हटाकर देखते हैं, पैरों को देखते हैं, पैरों पर सूजन देखते हैं। इस सब को हम कहते हैं जनरल एग्जामिनेशन। और ये जनरल एग्जामिनेशन प्रत्येक मरीज में किया जाता है, वह किसी भी सिस्टम से प्रभावित हो, चाहे नर्वस सिस्टम से, चाहे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, चाहे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सिस्टम से। हर मरीज में ये जो जनरल एग्जामिनेशन है ये कॉमन है, सबके लिए एक जैसा किया जाता है। और फिर इसके बाद हम आते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। जब मुझे पता है कि यह मरीज जो मेरे सामने आया है, इसको तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी है, जो कि मैंने हिस्ट्री से अनुमान लगा लिया है, मरीज से उसकी कहानी का वर्णन सुन के अंदाज लगा लिया है कि इसको नर्वस सिस्टम की बीमारी है, तो फिर मैं उसका नर्वस सिस्टम की शारीरिक जांच को ज़्यादा विस्तार में करूँगा। ऑफ कोर्स मैं दूसरे सिस्टम की भी जांच करूँगा। नर्वस सिस्टम की जांच में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। चूँकि यह पॉडकास्ट या वेबकास्ट आम नागरिकों के लिए है, न कि चिकित्सकों के लिए, इसलिए इस एपिसोड में हम केवल संक्षेप में एक न्यूरोलॉजिकल शारीरिक परीक्षण का संक्षेप में उसकी क्या रूपरेखा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। न्यूरोलॉजिकल शारीरिक जांच के 6 प्रमुख अंग होते हैं। पहला, हायर मेंटल फंक्शन, उच्च मानसिक कार्य, हायर मेंटल फंक्शन। और हायर मेंटल फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस या चेतना, वो होश में है कि बेहोश है, और अगर अर्ध बेहोश है तो कितना अर्ध बेहोश है। उस व्यक्ति का बोध, जिसको अंग्रेजी में ओरिएंटेशन बोलते हैं, उसको समय का, स्थान का, जगह का ध्यान है कि नहीं, बोध है कि नहीं, बीमारी का बोध है कि नहीं, ओरिएंटेशन या बोध। उसकी स्मृति या मेमोरी को हम टेस्ट करते हैं। ये सब हायर मेंटल फंक्शन का हिस्सा है। स्मृति भी अनेक प्रकार की होती है, लघु अवधि की, दीर्घ अवधि की, नाना प्रकार की स्मृतियाँ होती हैं। और अनेक छोटे छोटे सवालों के द्वारा हम मरीज के स्मृति के कार्य को परीक्षण करते हैं। हम उसकी बुद्धि को नापते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, कैसा है, उसका बौद्धिक स्तर कैसा है, उसकी सोचने की, समझने की क्षमताएं कैसी हैं, उसके विचार कैसे हैं, उसका व्यक्तित्व कैसा है। ये सारी चीज़ें हायर मेंटल फंक्शन में आती हैं, उच्च मानसिक कार्य। और इसी में हम उसकी भाषागत क्षमता, उसकी बोलने की क्षमता, बोलकर अभिव्यक्त करना और सुनकर समझना और पढ़कर समझना और लिखकर अभिव्यक्त करना, ये तमाम भाषागत क्षमताएं भी हायर मेंटल फंक्शन का हिस्सा होती हैं। ये पहला भाग हुआ किसी मरीज की न्यूरोलॉजिकल शारीरिक जांच का। दूसरा भाग होता है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स का मतलब होता है ब्रेन से निकलने वाली नाड़ियाँ, उसके 12 जोड़े होते हैं, राइट और लेफ्ट, दाएं और बाएं दोनों तरफ एक एक क्रेनियल नर्व होती है, हमारे चेहरे के ऊपर, हमारे सिर के ऊपर। और ये ब्रेन से निकलने वाली जो नाड़ियाँ या नर्व्स या तंत्रिकाएं होती हैं, इनके 12 जोड़े हैं और इनका परीक्षण हम करते हैं। पहला जोड़ा है सूंघने से संबंधित, दूसरे जोड़े की नर्व है आँखों तक जाती है तो दृष्टि संबंधित, तीसरा, चौथा और छठवां जो क्रेनियल नर्व है वो हमारी आँख की पुतलियों को विभिन्न दिशाओं में, ऊपर नीचे साइड में घुमाने का काम करती हैं, उसका परीक्षण हम करते हैं। और 5वें नंबर की जो नाड़ी जो ब्रेन से निकलती है वो हमारे चेहरे को जाती है और चेहरे से तमाम संवेदनाएं ग्रहण करके ब्रेन तक ले जाती है और हमारे जबड़े की मांसपेशियों को, जो खाना चबाने में काम आती है, उन जबड़ों को, मांसपेशियों को चलायमान संचालित करती हैं, 5वें नंबर की नाड़ी। और 7वें नंबर का जोड़ा जो ब्रेन से निकलता है वो चेहरे की मांसपेशियों को कंट्रोल करता है। हम अपने जो चेहरे पे जो हरकतें करते हैं और अनजाने में हमारे चेहरे पे जो भाव आते हैं, या जो एक्टर्स लोग अपने चेहरे पर भाव लाते हैं,
हंसने का, गुस्से का, क्रोध का, दुख का, ये भाव जो ऑटोमेटिक निकलते हैं, ये चेहरे की मांसपेशियों के कंट्रोल से होते हैं। और वो 7वें नंबर का क्रेनियल नर्व का जोड़ा जब ब्रेन से निकलकर चेहरे की मांसपेशियों तक आता है तो उनको कंट्रोल करता है। 8वें नंबर का जोड़ा जो ब्रेन से निकलता है वो कान तक जाता है, और कान से जितना भी सुनने का फंक्शन है वो उस नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है। और ये 8वें नंबर का जोड़ा एक काम और करता है, सुनने के साथ साथ शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। इसका भी हम परीक्षण करते हैं। और इसके बाद 9, 10 और 11वें नंबर की जो नाड़ी जो ब्रेन से निकलती है, क्रेनियल नर्व, उनके जोड़े जो होते हैं वो हमारे गले में काम करते हैं। हमारा स्वर यंत्र, हमारा भोजन तंत्र, जो हम निगलने का काम करते हैं, जिसको हम ग्रसिका बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में पैरिंग्स बोलते हैं, और अंग्रेजी में लैरिंग्स होता है हिंदी में, जिसको हम स्वर यंत्र बोलते हैं। इन सबको कंट्रोल करने वाली नाड़ियाँ 9वें, 10वें और 11वें नंबर की क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो ब्रेन के पीछे के हिस्से से निकलकर गले तक आती हैं। उनका परीक्षण हम करते हैं। कैसे करते हैं यह विस्तार में जाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, वो हम हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को और डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं। लेकिन एक आम जनता को पता होना चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल बीमारी से ग्रस्त मरीज का शारीरिक परीक्षण करते समय डॉक्टर को कितने डिटेल में जाना पड़ सकता है, कितने सारे पहलू हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, हमारे तंत्रिका तंत्र के, जिनकी कि एक डॉक्टर को जांच करना पड़ सकती है। और फिर आखिरी जोड़ा जो ब्रेन से निकलता है 12वें नंबर का, वो हमारी जिह्वा, जीभ की गतिविधियों को कंट्रोल करता है। और अगर वो नाड़ी डैमेज हो जाए, वो नर्व डैमेज हो जाए, तो हमारी जीभ की गति प्रभावित हो जाती है। तो ये दूसरा भाग हुआ। तंत्रिका तंत्र की शारीरिक जांच का पहला भाग था हायर मेंटल फंक्शन, उच्च मानसिक काम। दूसरा भाग था क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन से निकलने वाली नाड़ियों के 12 जोड़े।